बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का हमारा आर्टिकल है चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बेटा, स्केलर और वेक्टर को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो जैसा कि हम कहते हैं कि माँ अपने बेटे से या अपनी औलाद से प्यार करती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्यार की कितनी क्वांटिटी है, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसकी हम पैमाइश नहीं कर सकते। या मैं आपसे पूछता हूँ कि वो फलां आदमी कितना नेक है, तो आप ये तो कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा नेक है या इतना ज्यादा नेक नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो 2.5 नेक है या 9.6 नेक है। तो आप उसकी क्वांटिटी नहीं बताते, यानी ये जो उसके नेक होने की क्वांटिटी है इसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहते। फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी पैमाइश की जा सकती है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक है हमारी स्केलर एंड सेकंड है हमारी वेक्टर। तो डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। A scalar quantity is described completely by its magnitudes। यानी स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको बयान करने के लिए हमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है इसको देख लेते हैं। A magnitude of a quantity means its numerical value within an appropriate unit। फिर मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी जिसका हमारे पास एक हो न्यूमेरिकल पार्ट एंड सेकंड हो हमारे पास उसका यूनिट। जैसे अगर मैं किसी से कहता हूँ कि बेटा आप शॉपकीपर के पास जाएं, वहां से 5 किलोग्राम शुगर लेके आए। अगर वो बच्चा जाके दुकानदार से कहता है, शॉपकीपर से कहता है कि भाई मुझे 5 शुगर दे दें, तो इसकी बात इनकम्प्लीट है। अब शॉपकीपर को समझ में नहीं आ रहा ये मुझसे क्या डिमांड कर रहा है। ये 5 किलोग्राम शुगर मांग रहा है या 5 पैकेट्स ऑफ शुगर मांग रहा है। तो जब तक साथ में यूनिट नहीं बताएगा, 5 किलोग्राम नहीं बोलेगा, तो उसको दुकानदार को उसकी बात समझ में नहीं आएगी। यानी अब तक इसकी बात क्या है? इनकम्प्लीट है। ये कब कंप्लीट होगी? जब मैग्नीट्यूड जो है वो पूरा बताएगा, यानी न्यूमेरिकल पार्ट भी साथ में बताए और साथ में उसका यूनिट भी बताए। अब ये जो 5 किलोग्राम है इसके अंदर 5 क्या है? उसका न्यूमेरिकल पार्ट है या इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और साथ में जो किलोग्राम, ये इसका क्या है? यूनिट है। अब 5 किलोग्राम क्या बन गया? ये मैग्नीट्यूड बन गया। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी की हम साथ में न्यूमेरिकल पार्ट भी बताएं और उसके साथ हम उसका यूनिट भी बताएं, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए या जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको बयान करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। यानी हमने अगर स्केलर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करना है, किसी को बताना है, तो हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे, हम साथ में डायरेक्शन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो इसकी एग्जांपल है, मैस है हमारे पास, लेंथ है। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसका मैस है 25 किलोग्राम, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मैस कितना है? 25 किलोग्राम। तो अब अगर मैं किसी चीज का मैस बता रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मैस 25 किलोग्राम है, तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि इसका मैस 5 किलोग्राम लेफ्ट साइड को है, या इसका मैस 25 किलोग्राम राइट साइड को है, या इसका 25 किलोग्राम अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। यानी मैं साथ में इसकी डायरेक्शन नहीं बता रहा, सिर्फ 25 किलोग्राम बताने से मेरी बात मुकम्मल हो जाती है। अगले बंदे को समझ आ जाता है कि ये किसी चीज के मैस की बात हो रही है। तो यानी इसको बयान करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए है, हमें साथ में डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह लेंथ है। अगर एक आदमी की लेंथ है, किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है 27 मीटर, तो अब हम साथ में ये नहीं बताएंगे कि 27 मीटर लेफ्ट साइड को है, 27 मीटर राइट साइड को है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये पॉइंटर है, इसकी लेंथ फर्ज कर लें 5 मीटर है। तो अगर मुझसे को पूछता है कि भाई इसकी पैमाइश कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं उसको बताऊंगा भाई इसकी लेंथ 5 मीटर है। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा इसकी लेंथ 5 मीटर लेफ्ट साइड को, 5 मीटर राइट साइड को, तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा? इसकी लेंथ है 5 मीटर। तो ये 5 मीटर बताने से मेरी बात मुकम्मल हो जाती है, अगले बंदे को समझ आ जाता है कि ये जो है इसकी लेंथ की बात हो रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंस करती हैं, जिनको बयान करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है,
उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो डिफाइन करते हैं, अ वेक्टर क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वो जो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको बयान करने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें साथ में मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और इसके साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएं तो हमारी बात मुकम्मल नहीं होती, हमारी बात जो है इनकम्प्लीट होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है ये आपने सीख लिया कि साथ में न्यूमेरिकल पार्ट और उसके साथ यूनिट बताएंगे, तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब डायरेक्शन का क्या मतलब है? डायरेक्शन का मतलब है बेटा कि हमने उसकी सिमत भी बतानी है, ये किस तरफ है। यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैंने बताना है कि इस ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो मैं सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा कि इस पे 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, मैं साथ में डायरेक्शन भी बताऊंगा। जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो इस पे मैंने कितनी फोर्स लगाई, फर्ज कर लें वो 10 न्यूटन की फोर्स है। अब अगर मैं किसी को बताऊंगा कि बेटा इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो साथ में मैं डायरेक्शन भी बताऊंगा कि ये किस डायरेक्शन को फोर्स लग रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन के बगैर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड ना हो, जिनको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ बयान किया जाए, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो एग्जांपल है, हमारे पास फोर्स है, 20 न्यूटन की फोर्स है, साथ में बताना पड़ेगा ये लेफ्ट साइड को है, राइट साइड को है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। जब तक नहीं बताएंगे हमारी बात इनकम्प्लीट है। डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर, मैं कहता हूं कि एक कार है जिसने 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब साथ में मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, किस डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने। जब तक मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगा हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड है हमारे पास वेलोसिटी। अगर मैं कहता हूं कि इस कार ने 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव किया, तो मुझे साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, किस डायरेक्शन को मूव किया। तो जब मैं साथ में डायरेक्शन भी बताऊंगा, मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी बताऊंगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स को किस तरह से ड्रा किया जाता है या वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, तो अगर हमने वेक्टर्स को लिखना है तो लिखने के लिए बेटा रिटन फॉर्म में हम वेक्टर्स को दो तरीका से लिखते हैं। पहला तरीका हमारे पास हम लिखते हैं बोल्ड लेटर्स में, यानी हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की सिंबल क्या होती है, कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ जब हमने लिखना है और फोर्स को डिस्क्राइब करना है तो हम इसको बोल्ड में लिखेंगे। बोल्ड लेटर क्या होते हैं, हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देते हैं। जैसे ये एफ है, हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया तो ये हमारे पास बोल्ड लेटर बन गया। तो जहां जहां पे बोल्ड लेटर्स होंगे हमें समझ आ जाएगा कि ये वेक्टर्स है। तो बोल्ड लेटर में स्मॉल डी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। बोल्ड लेटर में स्मॉल ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन की बात हो रही है, जो कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड तरीका है बेटा, हम उस वर्ड के ऊपर, उस डिजिट के ऊपर बार लगा देते हैं या एरो हेड लगा देते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स पे हमने बार लगा दिया तो इट्स मीन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डी के ऊपर बार लगा दिया इट्स मीन ये वेक्टर है। और अगर एफ के ऊपर हमने एरो हेड लगा दिया, डी के ऊपर एरो हेड लगा दिया तो इट्स मीन ये क्या है, ये वेक्टर है। तो ये है रिटन फॉर्म में। तो अगर हमने इसको ग्राफिकली डिस्क्राइब करना हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए बेटा a vector can be represented by a line segment with an arrowhead। अगर हमने इसको ग्राफिकली ड्रा करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसको वेक्टर को, तो हम एक लाइन सेगमेंट को ड्रा करते हैं। जैसे ये लाइन है, हमने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो लाइन ड्रा की है, ये लाइन सेगमेंट और इसके ऊपर एक एरो हेड। किसी वेक्टर को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट को ड्रा कर लेते हैं जैसा ये हमने ड्रा की और उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं। अब इसके अंदर मैग्नीट्यूड का हमें कैसे पता चलेगा और हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा। तो वो जो मैग्नीट्यूड जो होती है, ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट की जितनी लेंथ है उतनी उसकी मैग्नीट्यूड होती है। यानी ये वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी इट्स मीन उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी है।
तो लेंथ जितनी ज्यादा उतनी वेलोसिटी ज्यादा, तो लेंथ गिव्स मैग्नीट्यूड्स। लेंथ हमें क्या बताएगी, ये उस चीज की मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। अब सेकंड है डायरेक्शन। तो बेटा ये जो एरो हेड होता है ये हमें डायरेक्शन को बताएगा कि किस डायरेक्शन को हमारी क्वांटिटी मूव कर रही है, या हमारी क्वांटिटी की डायरेक्शन किस तरफ है। तो बेटा ये था हमारा आज का आर्टिकल। अगर आपको स्केलर्स और वेक्टर्स के टॉपिक में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।